हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो अ वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग योद्धाओं। आई होप अच्छे हो गए और मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए और व्यस्त हो गए। ओके चलें, देखिए तो अपन की सीरीज़ क्या चल रही है, घटना चक्र सीरीज़ चल रही है। 90 डेज हार्ड चैलेंज पॉलिटिक्स में हम कवर कर रहे हैं और सुबह हिस्ट्री कवर की जाती है 6:30 बजे और अभी शाम में 7:15 या 7 बजे जीएस की घटना चक्र जिसमें पॉलिटी हम कवर करते हैं, जो स्पेशली अभी टारगेट कर रही है आरओ एआरओ 2023, यूपीपीसीएस और बाकी एसएससी वगैरह को। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अब उनके कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ये देखते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद चलते हैं आगे। आज हमको कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है, आज कंप्लीट करना है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंप्लीट करने हैं। मूल अधिकार तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के चलते हैं और मेरे साथ क्वेश्चंस लगाइएगा। पिछले 20 से 25 वर्षों के इसमें एमसीक्यू होते हैं विभिन्न डिफरेंट एग्जाम्स के, जो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले तो क्रिप्स नोट्स देख लेते हैं। अभी बस 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो वो याद रखने हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस के नीचे जो बॉक्स होता है एनालाइज वाला, उससे आपके क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगे। ओके देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51, एक छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि भारतीय संविधान जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। इसको याद रखिएगा। लिए कहाँ से गए हैं, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, इसको भी याद रखना है। एक छोटा सा पॉइंट ये है कि ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जाते, यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है ये, जिनको न्यायालय लागू कर सके, इतना भी याद रखिएगा। छोटा सा पॉइंट है। बाकी जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, यानी कि 36 से लेकर 51 तक विक क्वेश्चंस के अनुसार क्लियर होते चले जाएंगे। ओके चलें आगे देखिए। चलिए सबसे पहले तो छोटी सी एक पॉइंट ये और देख लेते हैं। क्या देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का जो इंपॉर्टेंस ही होता है, उद्देश्य होता है, पर्पज ही होता है कि भारतीय संविधान में ये शामिल क्यों किए गए हैं। तो क्या हो सकता है, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, क्या ऐसा हो सकता है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, क्या ऐसा हो सकता है, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, इसका है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इनका उद्देश्य है। किसका, डीपीएसपी का। और जबकि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है फंडामेंटल राइट्स के। दोनों चीजों को याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स वाला है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और जबकि डीपीएसपी वाला क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है ना। और इसके अगर हम सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की बात करें तो इसमें क्या आता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं हो सकता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ये तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता। धार्मिक राज्य की तो बात ही नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखें कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बहुत दूर से पहले ही गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। देखो ये है डीपीएसपी, अगर शॉर्ट में इनकी बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये है फंडामेंटल राइट। अब पूछ रहा है कि दोनों किस तरीके से भिन्न है। तो किस तरीके से भिन्न है, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए है, ऐसा है क्या। नहीं, ना तो ये केंद्र सरकार के लिए है ना राज्य सरकार के लिए, ये किसके लिए है, नागरिकों के लिए है। उसके बाद पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है, ऐसा भी नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार तो हैं, जबकि डीपीएसपी नहीं है। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा है क्या, ये बिल्कुल ठीक है। निर्देशक सिद्धांत जो आपके डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये परिवर्तनीय क्या है, यहीं पर नहीं छोड़ना है। तो परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, देखिए नीति
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इनको लेकर के आप न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि डीपीएसपी के खिलाफ, डीपीएसपी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। अगर इनका हनन होता है या फिर इनको उल्लंघन होता है तो इनको लेकर आप या फिर इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोर्ट वो आप पर दबाव नहीं डाल सकती, जबकि फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं है, वो दबाव आप पर बना सकती है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व क्या है बताइए? वाद योग्य हैं, कठोर हैं, लचीले हैं या अवाद योग्य हैं? तो याद रखिएगा अवाद योग्य हैं। क्या है? अवाद योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें मौलिक अधिकार तो वाद योग्य हैं, यानी कि इनको लेकर तो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन निर्देशक तत्व ये अवाद योग्य हैं, यानी कि इनको लेकर कोर्ट में आप नहीं जा सकते, इनकी सिफारिश नहीं कर सकते। पांचवा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। क्या ऐसा है क्या? आपके डीपीएसपी जो हैं वो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो विधायिका के कार्य, जो विधायिका के हमारे कार्य हैं उन पर निर्बंधन करते हैं या फिर उन पर कोई उचित प्रतिबंध लगाते हैं? ऐसा तो नहीं है। कार्यपालिका कार्य पर प्रतिबंध लगाते हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। तो याद रखिएगा, न तो एक सही है और न दो सही है। देख लेते हैं कैसे। डीपीएसपी विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ये केवल सिफारिशें हैं। एमसी सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। ये पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं कार्यों का, याद रखिएगा, ना कि उन पर प्रतिबंध लगाते हैं या फिर उनको रेगुलेट करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका कृत्यों पर निर्बंधन और न ही कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं, ठीक है। छठा देखिए, भारत के संविधान भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बताइए। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं? ऐसा तो नहीं है। ये मैं पहले ही देख चुका हूं कि न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो जिसमें एक है वो नहीं होगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। पहला या तो ये होगा या फिर ये होगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा लागू, जो राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। राज्य जो कानून बनाएगा, बच्चों याद रखिएगा, राज्य जो भी कानून बनाएगा वो डीपीएसपीज में जो रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं, जितने भी तत्व दिए गए हैं, उनको ही ध्यान में रखकर कानून बनाएगा। ओके, तो इसलिए बोला गया कि अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। सॉरी, चलिए, इसमें यही बताया गया है। क्या बताया गया है? किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है, कोई भी न्यायालय फोर्स नहीं कर सकती इनको लागू करने के लिए, याद रखिएगा। इसका अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। परिवर्तन का मतलब यही होता है कि न्यायपालिका द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा वे सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशित सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि आदि इसमें आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलें आगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए है। आप जीत सकते हैं इसमें 7 करोड़ रुपए, ठीक है ना। मनोरंजन बैंक वाला है। देखिए क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, विचार ही नहीं करना है, इनको लगाना भी है, सही है या गलत है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं डीपीएसपी। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों। ओके ओके, चलिए आगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां पर दिया गया है? ये बताइए। ये मतलब हमने जब क्रिप्स नोट्स पढ़े थे उसमें दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? कल्याणकारी राज्य। फटाफट बैक टू बैक फ्लैश करिए, पहुंचिए, फटाफट पीछे पहुंचिए, फ्लैशबैक जी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां पर है? डीपीएसपीज में।
DPSPs। ओके, चलें आगे। चलिए, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। फटाफट देखिए, संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51, भाग 4 36 से लेकर 51, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा। ये भी इसमें दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी मोटा मोटा पॉइंट ये है कि ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को बढ़ावा देगा। कौन कौन से? सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक प्लस आर्थिक। ओके ओके, दोनों चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देश तत्व ही होगा। उल्लेखनीय कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देश तत्व दिया गया है। बाकी इसमें एक प्रस्तावना भी है, प्रस्तावना, क्योंकि इसमें भी हमको कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है, लेकिन जो आपकी कमीशन है उसने क्या माना था? DPSP को। ठीक है, किसको माना था? DPSP को। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? बताइए मुझे, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा कौन सा करता है? DPSP, मूल अधिकार। ये आप मुझे देंगे 9वें क्वेश्चन का आंसर मैं देखूंगा। कल्याणकारी राज्य 9वें क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा, आपको जरूर देना है। अगर आपको 7 करोड़ रुपए जीतने हैं ना, तो इसका आंसर देना है क्या है? क्या DPSP है, या फिर मूल अधिकार है कल्याणकारी वाले में, और या फिर उद्देशिका है, यानी कि आपकी प्रस्तावना है, या फिर 7वीं अनुसूची है? या आप मुझे बताओगे, यहाँ से कॉपी नहीं करोगे, ठीक है? ये गलत भी हो सकता है। चलिए, 10वां, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? फिर यही क्वेश्चन है, बताइए मुझे। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। ये फिर तुम पे छोड़ता हूँ, आप बताओगे। तो ये है DPSP। क्या है? DPSP। फिर वही क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य, बताइए क्या हो सकता है? संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल इसमें भी दिया गया है, और DPSP। देखो, ये क्वेश्चन सटीक आया है बिल्कुल। DPSP की जो अवधारणा दी गई है ना, वो संविधान की प्रस्तावना में भी है, उद्देशिका में भी है, और DPSP में भी। तो A और C दोनों ही इसके आंसर ठीक हैं। जबकि अगर उद्देशिका अलग ऑप्शन में है और आपका DPSP अलग ऑप्शन में है, तो आप DPSP को प्रेफर करेंगे। ओके, चलिए देखिए, राज्य के नीति निर्देश तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? बताइए मुझे। समाजवादी, गांधीवादी या उदार बौद्धिकवादी। तो तीनों में ये इनको बांटा गया है। ऐसा है, इस संविधान में तो दिए नहीं गए हैं, ध्यान रखना, संविधान में नहीं बांटा गया है इनको, अपनी सुविधा के अनुसार इनको बांट लिया गया है 3 पार्ट्स में, बौद्धिक, समाजवादी, गांधीवादी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। देखिए, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अब तो आपको याद हो गया होगा, भाग 4 36 से 51, 36 से 51, भाग 4 36 से 51। ओके, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, फ्रॉम आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए, ताकि इनके हमारे लिए आसान हो, इसलिए इनको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है और ये गैरवाद योग्य हैं। इनकी प्रकृति को याद रखिएगा, ये पॉजिटिव है और ये गैरवाद योग्य भी हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम वेयर? बताइए मुझे। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका। सर आयरलैंड, सर जी आयरलैंड, सर जी आयरलैंड से लिए गए हैं, पता है आपको? जी सर। देखिए आगे, देखिए 14 देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए फटाफट। यूके, आयरलैंड, जापान। सर जापान गलत, बिल्कुल गलत। जापान तो गलत दे दिया भाई, क्या बताया था? आयरलैंड। क्या था? आयरलैंड। अरे सर, वो कभी कभी ना मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी नींद आ जाती है ना। तो मुँह धो योजना चलाओ फटाफट। चलिए देखिए आगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का विचार लिया गया है। फ्रॉम वेयर? कहाँ से लिया गया है बताइए। फिर वही क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया। चल भाई, आयरलैंड है। देखिए 16 देखिए क्या करा है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई नहीं है, वाद योग्य नहीं है, या फिर वाद योग्य है। ये आप मुझे बताओगे। ये इतना हार्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन है कि इसका आंसर है वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। देखिए आगे, नीति निर्देश सिद्धांत वाद योग्य नहीं है,
संविधान के अनुच्छेद 37वां क्या बताया? 37वां इनकी प्रकृति बताता है। और प्रकृति का मतलब क्या है? वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? इन्फोर्सेबल, कोर्ट इनको मतलब लागू करने के लिए फोर्स कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका ये मतलब होता है। तो ध्यान रखना, किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? फिर वही क्वेश्चन, अगर राज्य कोई रूल या रेगुलेशन बनाएगा, कोई कानून बनाएगा, यानी कि कोई विधि बनाएगा, तो इन तत्वों को शामिल करेगा। इसी का यही मतलब है कि भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो क्या है बताइए? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए 18वां देखिए क्या कह रहा है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? बताइए मुझे, धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? फटाफट पहुंचिए, आर्टिकल 39। और किसका करता है ये? डीपीएसपीज का। किसका? डीपीएसपीज का। कहां पे दिया गया है? देखिए, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आसान भाषा में लेके चलूं तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपके भौतिक संसाधन हैं वो इस प्रकार से वितरित किए जाएं ताकि सभी का हित हो, सभी को बराबर तरीके से उनको बांटा जाए। अनुच्छेद 39 ख में यह दिया गया है तथा आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ये कहां पर दिया गया है? 39 ग में। ओके, याद रखेंगे जी सर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। समान कार्य के लिए समान वेतन। देखो ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ होता है ना, इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ मेरे साथ करना है, कॉन्सेंट्रेट लगाना है, ध्यान लगाना है। अगर इसका विश्लेषण आप चूक जाते हो विश्लेषण से तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आपसे ना लगें, तो कोशिश करें कि मेरे साथ इसको लगाएं, आसान रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि बाद में आपके लिए ये आसान ये रहेगा कि ये कराया नहीं था। ठीक है, देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन फ्रॉम वेयर कहाँ पर दिया गया है? भाई कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? डीपीएसपी पढ़ रहे हैं या फिर मौलिक अधिकार? तो सर डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो वहीं होगा। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी इंपॉर्टेंट क्या है कि दिया कहाँ पे गया है? अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है। ख और ग हम देख चुके हैं, अब घ देखिए। घ क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, यानी कि इक्वल आपका जो मजदूरी है वो इक्वल होनी चाहिए, वेतन है वो इक्वल होना चाहिए। किस किस का? पुरुष और स्त्री का। कहां पर? समान कार्य अगर कर रहे हो तो। संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1982 पारित किया था। याद रखिएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम अभी हमने पीछे क्या किया था? मूलभूत अधिकार किए थे, फंडामेंटल राइट्स किए थे, और हमने वहां पर क्या पढ़ा था? समान कार्य के लिए समान वेतन। फंडामेंटल राइट्स में अगर मैं आपको लेकर चलूं तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में है, और उधर फिर हम डीपीएसपी में कूदें तो 39 घ में है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? क्या निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण नहीं हो सकता सर, ये तो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं हो सकता सर, ये भी हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है। बाकी आप बताओगे दो उनमें से क्या हो सकता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सर ये भी हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी पढ़ा है पीछे। ओके, चलिए 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी मौलिक अधिकार
हैं, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, 39 गह में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ओके, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 22वां क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी या चुनाव आयोग? तो सर डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 को याद रखना। क्या है? अनुच्छेद 40। और अगर मैं इसको भी पार्ट्स में डिवाइड करूं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, समाजवादी थे, गांधीवादी थे और उदार बौद्धिक थे, तो ये उदार बौद्धिक में आएगा। कहां पर आ जाएगा? देखिए नीचे 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, ये आएगा गांधीवादी में। किसमें? गांधीवादी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कौन सा देता है? 33, 48, 50 या 40? अभी पढ़ा है, इतना तो याद रखोगे, इतना तो याद रहेगा नहीं? बिल्कुल याद रहना चाहिए। अरे सर मुझको तो याद नहीं रहता, क्या है ना कि मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ अभी। ओके, याद करना पड़ेगा, एक बार प्रीलिम्स की ठोकर लगेगी तो सीधा याद होने लगेंगे। देखिए आगे 24वां देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, पहली बार सुना है सर, मुझसे नहीं होगा। ओके, 32 है, 48 है, 51 है या 40 है? अभी भी पढ़ा है बच्चों, 40 है। क्या है? 40, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, फिर वही क्वेश्चन है। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, और रिपीट होने का मतलब क्या है कि आपका रिवीजन बार-बार होता रहता है। तो क्या है? निर्देशक सिद्धांत। ओके, चलिए सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, सूची 2, ग्राम पंचायत को गठन, सर लगा दीजिए आर्टिकल 40, लगा दीजिए आर्टिकल 40। तो ए का हो जाएगा 5, उसके बाद समान आचार संहिता, सर आर्टिकल 44, लगा दीजिए आर्टिकल 44। तो ए का 5 और बी का 1, ए का 5 और बी का 1, तो ए का 5 सिर्फ इसमें है, किसमें है? ए का 5 और बी का 1 देखिए, लेकिन इसमें किसी में नहीं है, बी का 1 किसी में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, एक बार फिर देखिए, 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। 44 क्या कहता है? समान आचार संहिता। 48 क्या कहता है? कृषि पशुपालन का संगठन। 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दो। 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखो। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 फिर सम्मिलित करना है, फिर से सम्मिलित करना है। क्या करा है? 40, 44, 48, तीनों तो याद है ना आपके। 40 को लगा दीजिए ग्राम पंचायत से, 44 को समान नागरिक संहिता से, और 48 को कृषि एवं पशुपालन के संगठन से, और 41 को काम करने के अधिकार से। किसको? काम करने के अधिकार से। तो 1, 2, 3, 4, दिस वन, यही हो जाएगा। ओके, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए आगे देखिए, फिर वही करना है। सुमेलित नहीं है, देखना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। सर 40 तो पता है, ग्राम पंचायत ये तो सुमेलित है। 44 भी पता है, समान नागरिक संहिता ये भी ठीक है। 48 सर ये नहीं है। 48 मैंने क्या पढ़ाया अभी बताइए? 48 क्या पढ़ाया सर? 48 पढ़ाया कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो ये नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग कर दो, पृथक्करण किसमें दिया है? अनुच्छेद 50 में। याद रखिएगा, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। सर बड़ा हार्ड है, सुमेलित युग्म पहचानिए तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ाई। आगे चलिए, ओके चल रहे। कृषि और पशुपालन का संगठन, तो ये तो पढ़ा है ना अभी पीछे, कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48, तो इससे लगा ले जाइए। अनुच्छेद 43 दे रखा है इसने, जबकि ऐसा तो नहीं है, तो बी का 2 नहीं हो सकता। देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, सर ये भी गलत है, इसने आर्टिकल 41 दे रखा है और आपने 40 पढ़ा है, या फिर हमने 40 पढ़ा है।
ये भी नहीं हो सकता। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, सर ये पढ़ा है हमने, ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 39 में दे रखा है, आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके, तो ये ठीक है बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 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 छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A यानी कि अनुच्छेद 39A, कृषि और पशुपालन संगठन 48, ग्राम पंचायत 40, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ 39 घ 39 घ 39 घ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। फिर वही सुमेलित नहीं है पूछा। इधर भी ध्यान देना है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं है के चक्कर में है लगाई आते हैं और एक ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 करेक्ट दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। इसने पूछा कि कौन सा नहीं है, हमको ये देखना है। उसके बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति, ये आर्टिकल 46 में दे रखा है। देखो, एक और आर्टिकल याद करना है। कितने हम याद कर चुके हैं डीपीएसपी में? मोस्ट ऑफ कर चुके हैं। अब हमको ये भी याद करना है कि एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति दे रखी है 46 में। किसमें? 46 में। किसमें? 46 में। क्या दे रखा है? एससी एसटी के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46। याद हुआ? याद हुआ। चलिए याद करते हैं फिर। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये गलत है, 43A में नहीं दे रखा। सहकारी समितियों का संवर्धन आप बताएंगे कि किसमें दे रखा है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40, ये भी ठीक है, बी भी ठीक है और ए भी ठीक है। लेकिन मुझको थोड़ा सा डाउट लग रहा है सी पे। क्यों लग रहा है? क्योंकि 43A तो बात करता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये दिखाता है आर्टिकल 43A। और इसने क्या बोला है? ये दिखाता है सहकारी समितियां, जबकि 43B दिखाता है सहकारी समितियों को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 43 से दिखाता है कि मैनेजमेंट और 43 दिखाता है सहकारी समितियों का संवर्धन। ओके, चलिए नीचे देखिए कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। देखिए कथन पढ़िए। मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ऐसा है क्या? मनरेगा के बारे में तो पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना हो तो देखिए थोड़ा सा। कारण क्या कह रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। बताइए मुझे, प्रावधानित है क्या रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में? एक जटिल सा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि क्या ऐसा है? रोजगार का अधिकार दिया गया है? नो, ये तो ठीक है, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के काम की गारंटी है, लेकिन आर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि दिया ही नहीं गया है फंडामेंटल राइट्स में रोजगार का अधिकार। देखिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया इसको। इसमें क्या होता है कि उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी, ध्यान रखना अनस्किल्ड के बाद, अनस्किल्ड के लिए है ये, अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया। इधर देखिए, इधर अकुशल मजदूरी, इस पॉइंट को याद रखना। और फंडामेंटल राइट नहीं है ये, जबकि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है भाग 4 में अनुच्छेद 41, यानी कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अंतर्गत इसको लाया गया था। संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। देखिए 32वां मनरेगा कार्यक्रम, फिर वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? बताइए। आर्टिकल 43, 47, 45 या फिर 50? तो आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल इसने 43 दे रखा है। क्यों दे रखा है? हमने तो 41 पढ़ा है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूं। देखिए क्लियर करते हैं क्या कह रहा है कि भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने
का प्रयास करेगा। तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि आर्टिकल 41 एंड 43 आता जिसमें दोनों होते तो आप दोनों को लगा के आते, लेकिन अभी इसमें 43 है तो आपको क्या करना है, किसके अंतर्गत लाना है, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं के अंतर्गत। ओके, चलिए 33वां देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो क्या पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट, और वो किस में था, 43A में, किस में था, 43A में, किस में था, 43A में। देखिए 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1976 में, 1976 में। भाग 4 में राज्य के DPSPs के तहत अनुच्छेद 43A यानी कि 43 के अंत स्थापित करके यह प्रावधान किया जाता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। आसान भाषा में कहूं तो वहां के जो कर्मकार हैं उनको मैनेजमेंट में शामिल करेगा। ओके, चलिए 34 में क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो फिर वही है 43A, क्या है 43A। भारत में न्यायपालिका, देखिए 35 में देखिए क्या कह रहा है 35, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, बताइए मुझे किससे है। फिर रिपीट हो रहे ना क्वेश्चन, डीपीएसपी, और किस में दिया गया है ये पृथक्करण, आर्टिकल 50 में, किसमें, आर्टिकल 50 में, याद रखिएगा आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आगे चलिए, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। सर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से रिलेट कौन सा करता है सर, अनुच्छेद 51, याद रखिएगा। ओके, याद रहेगा जी सर, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 41 हमने पढ़ा था कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें दिया गया है, 41 में। उसके बाद 43 के हमने पढ़ा था कि उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित है। उसके बाद 48 के हमने पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। चारों के चारों अभी याद होंगे, अभी याद होने चाहिए। 51वां अंतर्राष्ट्रीय शांति, 41वां काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद 43A हमने पढ़ा हुआ है उद्योगों के प्रबंधन से, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, याद है उद्योगों के प्रबंधन, 43A। उसके बाद 48A पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। जबकि 48 क्या था, ये आप मुझे बताओगे, किस इसी से रिलेटेड है, जानवरों से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, आप बताओगे मुझे कृषि से संबंधित है कि 48 का प्रॉपर मीनिंग क्या है। ओके, चलिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख कहाँ है, कहाँ है बताइए, DPSPs में, DPSPs में आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 DPSP। ओके, किसका बारे में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। चलिए आगे, याद रखिएगा थोड़ा सा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखो डिक्टो सेम क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने का मतलब यह है कि आपको वही क्वेश्चन कई बार रिवीजन होगा और आपको याद हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये आप मुझे बताओगे कहाँ दिया है, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में। बताइए आप मुझे बताओगे 38 का आंसर। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 9वां क्वेश्चन, शुरू में 9वें क्वेश्चन का आंसर, और अभी 38वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चीटिंग कोई नहीं करेगा, बाकी देख के बता सकते हो। 39वां देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, फॉरेन पॉलिसी कौन से रिलेट करता है, बताइए। तो वही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी भारत की विदेश नीति इसी में दी गई है। और ये क्या है, 51, आर्टिकल 51, क्या है, आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। बच्चों 4 इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे, यानी कि 4 प्रावधान जोड़े गए थे 42वें में, लेकिन ये पूछा कि कौन सा नहीं जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ऐसा है क्या। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी जोड़ा गया था। समान आचार संहिता, सर ये नहीं जोड़ा गया। UCC ये नहीं जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं कि ये नहीं जोड़ा गया, कौन सा, C। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44
में वर्णित है क्या? समान आचार संहिता। इसको नहीं जोड़ा गया। समान आचार संहिता तो मूल संविधान में वर्णित थी, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए जो पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं? बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर, इतना ही याद रखना है बस। अगर बच्चों से संबंधित आता है बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर या फिर शोषण से बच्चों को मुक्त कराना, सुरक्षा देना, एक तो ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 में आता है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता 39 में आता है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 में आता है ये भी। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा 48 में आता है। चारों को याद रखिएगा, 39 39 43 48 इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे। इसने पूछा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांत तत्वों में जोड़ा गया था? देखो आपके लिए क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या इसको जोड़ा गया था? उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, क्या इसको जोड़ा गया था? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, क्या इसको जोड़ा गया था? श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, इसको जोड़ा गया था। सर मैंने अभी पढ़ाया था और आपने अभी पढ़ाया है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये पढ़ा था, ये जोड़ा गया था किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। और आर्टिकल कौन सा था? 43 के, यानी कि 43A, याद रखिएगा, आर्टिकल 43A। चलिए आगे। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बताइए मुझे, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के या फिर दलितों के? तो बताइए किस किस के? सर बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, तीनों के करता है। लेकिन इसने कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया है कि वो दलितों के भी शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करेगा। इसने बच्चों के दे रखा है, स्त्रियों के और जनजातियों के बारे में दिया हुआ है। संविधान बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताइए मुझे। मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सर डीपीएसपी का तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जबकि मद्य निषेध यानी कि मदिरा का सेवन ना करना, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण तीनों दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं ये देखिए, अनुच्छेद 47 में। चलिए, संविधान में अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध और 48 में गौ संरक्षण के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य के डीपीएसपी तत्व है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व था। याद रखिएगा क्या कह रहा है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत डीपीएसपी था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के तहत यह अब मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ओके, चलिए आगे देखिए। 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताइए। मादक पेय के उपभोग को निषेध करना, क्या ऐसा है? मद्य निषेध, वही तो हमने पढ़ा था, ये तो है। उसके बाद गायों और बछड़ों के वध का निषेध, ये भी है क्योंकि ये दे रखा है 47 में, एक 48 में। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण, ये है क्या? ये भी है 48A में। उसके बाद 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क, ये नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट है। आगे देखिए 45वां, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के डीपीएसपीज में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन से डीपीएसपीज में शामिल हैं? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये नहीं है क्योंकि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23-24 आपने पढ़ा था, उसमें ये दे रखा है। उसके बाद मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिबंध, जी सर। मद्य निषेध, ये दे रखा है मादक पेय वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2। हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जितने भी औषधियां हैं उनको प्रतिषेध करता है, ये याद रखिएगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के बारे में हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, अनुच्छेद 23A के तहत। चलिए आगे। भारतीय संविधान के प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है, विचार नहीं करना है, आंसर भी देना है भाई। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ऐसा है क्या?
भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। बताइए कौन से में? आर्टिकल 44 याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, इसको भी बताना है। और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब इसने पूछा कि गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं इनमें से। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत, इन तीनों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आप बताओगे कि क्या क्या है गांधीवादी सिद्धांत में। तो क्या क्या है? 2 और 3। दूसरा कौन सा है? ग्राम पंचायतों का संगठन करना यानी कि 40, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 40। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46 और मादक पेय यानी कि मद्य निषेध के बारे में आर्टिकल 47 यानी कि अनुच्छेद 47, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार अनुच्छेद 48। पांचों को याद रखिएगा, 40, 43, 46, 47 और 48 ये गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ओके चलिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2-4 क्वेश्चन इसके रुके हुए हैं, फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर करेंगे कल। ठीक है, ओके ठीक है, तो चलिए।